नमस्कार दोस्तों, चाँदपुर की चंदा पार्ट 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। पूरब टोले की छत पर बने इस छोटे से मकान की दीवार से ईंट की अधिकता और बालू सीमेंट की कमी साफ-साफ झांक रही है। छत की ओर ध्यान से देखने पर लगता है कि किसी नौसिखिया राजमिस्त्री ने मजदूरी ना मिलने का सारा गुस्सा इस कमरे पर उतारा है। भीतर की दीवारों को अभी प्लास्टर चढ़ाने लायक नहीं समझा गया, लेकिन कमरे में रहने वाले विद्यार्थी ने अपनी बुद्धि, कौशल और ब्राउन पेपर के सहारे कमरे को सजाकर होम डेकोरेशन वालों के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी। प्लास्टर चढ़ने के बाद जब दीवार की खूबसूरती में चार चांद लगने लगा, कालजाई पेंटिंग की कमी महसूस हुई, तब उसने अखबारों के रविवासरीय संस्करणों में छपे सीने तारिकाओं की लुभाती मुद्राओं का सहारा लिया और उन पेपरों कटिंग की इस अंदाज में चिपका दिया कि समूचा बॉलीवुड की एक ही कमरे में उठ रहा, बैठ रहा और हाँफ रहा है। यही कमरे में घुसते ही गोली मारते अजय देवगन का सामना ऐश्वर्या की कमर में हाथ डाले सलमान से हो रहा है, जिसके कारण रवीना टंडन की कमर में मोच आ गई है। इधर संजय दत्त के रिवॉल्वर निकालकर गदर का एक प्रेम कथा वाले सनी देओल की सर पर तानकर समूचा पाकिस्तानी हैंडपंप उखाड़ने का सख्त विरोध किया है। एक साइड में अक्षय कुमार समंदर किनारे खड़े होकर कम कपड़े में जैसा सुंदर दिखने का प्रयास करते प्रियंका चोपड़ा लारा दत्ता के साथ पानी में आग लगाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी ने बगल वाली इस जान मारेली कहकर उनको कन्फ्यूज कर दिया है। उधर कमरे के तापमान में 3 डिग्री की वृद्धि करती बिपाशा बनु अपना राज छिपा रही हैं कि सामने मल्लिका शेरावत का मर्डर हो चुका है। हाँ, केरल की गर्मी में बैठे सिर्फ तुम के दीपक का हाल बेहाल है। वो नैनीताल की आरती से कह रहा है कि केरल में गर्मी है, नैनीताल में सर्दी है, भेजो लेकिन एक क्या। गोविंदा ने सरकाए लियो खटिया जाड़ा लगे गाकर दीपक के अरमानों को बेशर्मी से बुझा दिया। इससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि आँखियों से गोली मारने वाले गोविंदा आशिक बनाया अपने वाले इरमान हाशमी के बगल में खड़े होकर अपने नसीब को कोस रहे हैं। ठीक बगल में करीना कपूर की बलखाती कमर की तरफ हिमेश रेशमिया इशारा करके बड़े ही शौकपूर्ण मुद्रा में गाए जा रहे हैं, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा। लेकिन खिड़की की तरफ देखने पर लगता नहीं कि सिवा कबूतरों के इस कमरे में कोई बाहर आता ही है। कमरे में सामान के नाम पर बस एक टूटी हुई मेज है, जिस पर कभी ना साफ किया जाने वाला एक लैंप रखा है। लैंप में चू रहा केरोसिन मेज पर रखी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोटी सी किताब से अपना अवैध संबंध स्थापित कर लिया है, जिसके कारण विज्ञान भी किताबों से ज्ञान कम, मिट्टी तेल ज़्यादा टपक रहा है। सरस सरिस मनोहर कहानियाँ, फिल्मी कैसेटों के फटे रैपर और आशिकी को शायरी ये सब बता रहे हैं कि कमरे में रहने वाला विद्यार्थी विज्ञान और मनोविज्ञान में समान रुचि रखता है। उसकी रुचि के आतंक से इन किताबों के नए ढेर सारे मच्छरों के प्राण पखेरु उड़ गए हैं, जो अंतिम संस्कार होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इधर मेज के सामने ही एक टूटी हुई खटिया है, जिसका आखिरी हिस्से का ओंचन देसी जुगाड़ के सहारे बांध कर रोका गया, ताकि कोई झटके से बैठे तो खटिये पर बैठा ही रह जाए, जमीन पर ना बैठ जाए। यही खटिया इस कमरे का बेड है और सोफा है, जिस पर फटी साड़ी और पुराने बिछौने के मेले से बना एक नया बिछौना बिछाया गया है। इसी देसी तकनीकी से बनी एक रजाई भी है, जिसे कंबल के ऊपर सटाकर इस कमरे में रहने वाला विद्यार्थी सोता है। हाँ, खटिया के ठीक ऊपर 2 दीवारों को जोड़ती हुई एक बिजली का केबल भी है, जो बिजली के लिए नहीं बल्कि कपड़ा टांगने के लिए प्रयोग में लिया जाता है।
दाहिने ओर की दीवार में एक अलमारी है जिसमें फिल्मी ऑडियो कैसेटों के आधे दर्जन कुतुब मीनार खड़े हैं। अभी धड़कन, दिलवाले, मोहब्बतें, हसीना मान जाएगी, बेवफा, सनम से लेकर सिर्फ तुम, साजन चले ससुराल, बगल वाली, सामने वाली, ऊपर वाली के रैपर छितराए हुए हैं। कुछ कैसेटों की रीलें उलझी हैं तो कुछ लिखो फेंको पेन के सुलझाए के चक्कर में टूट गई हैं। इसके ठीक बगल में एक ऑडियो प्लेयर है जो यूं तो दक्षिणी टोला के सुखारी डॉक्टर को दहेज में मिला था, लेकिन डॉक्टराइन ने डॉक्टर साहब को न जाने कौन सा डोज दिया कि एक दिन टूटकर धराशायी हो गया। फिर दूसरे दिन कबाड़ी की दुकान से मैकेनिक की दुकान तक बनते बिगड़ते बिगड़ते इस कमरे में आकर विराजमान हो गया। ऑडियो प्लेयर के आगे का हिस्सा छोड़कर सारे कलपुर्जे खुले हैं। बेतरतीब तरीके से जोड़े गए तारों को देखकर लगता है कि इस यंत्र को ठीक करने में क्षेत्र के सारे मिस्त्रियों ने थोड़ा-थोड़ा अपना मंत्र फूँका है, लेकिन फूँकन की दुकान पर टेस्टिंग के दौरान समूचा सिस्टम ही फूँक गया। फिर भी विद्यार्थियों ने हार ना मानकर इसको बजाने लायक बनाकर अपने हुनर का लोहा मनवा लिया। यही कारण है कि इतनी मेहनत और उद्यम से पैदा हो रहे संगीत को अकेले ना सुनकर समूचे चाँदपुर को सुनाने का फैसला किया गया और इसके लिए 2 साउंड बक्सों को छत पर लगा दिया गया। जैसे ही सुबह बिजली आती है, पहले हनुमान चालीसा सुनाई देता है और फिर इस भोजपुरी देवी गीत बजते हैं। इसके ठीक बाद विविध भारती को पानी-पानी करता सदाबहार फिल्मी गीतों का ऐसा करवा उठता है, जो बिजली जाने, कमरे में रहने वाले विद्यार्थी के सो जाने या कहीं चले जाने के बाद ही बंद होता है। लेकिन उधर कई दिन से चाँदपुर उदास है। बिजली भी नहीं आई है, 1 हफ्ते से धूप भी नहीं हो रही है। जाड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। आदमी तो आदमी चाँदपुर के पेड़ों, पौधों, चिड़ई-चुंगल तक सिकुड़ रहे हैं। लेकिन आज भगवान भास्कर की बड़ी कृपा हुई। सुबह का सूरज आसमान के कुहासे को चीरता हुआ निकलने की जहद्दत कर रहा है, जिसे देखकर छोटे बच्चे चिल्ला रहे हैं, राम राम जी घाम करऊ सुग्गा सलाम करऊ। बूढ़े अलाव तापना छोड़कर आसमान की तरफ निहार रहे हैं, हे प्रभु अब तो निकल आइए। अचानक धूप का एक टुकड़ा धरती पर दस्तक देता है, आंखों में बैठा कुआसा छंटने लगता है। सासा पछुआ चलती है, सरसों की पीली चुनरी ओढ़ खेत इखलाटते हैं, मटर के फूलों पर शीत की बूंदें मोतियों की तरह चमकती हैं और देखते ही देखते इस कुहासे और धूप की लड़ाई में एक नर्म धूम का टुकड़ा विद्यार्थी के कमरे में आकर उसे चौंका देता, मानो कानों में कह रहा हो कि अब तो उठ जाओ। लेकिन ये क्या, 9 बजने को हैं और विद्यार्थी अभी तक सो रहा है। अचानक कमरे के ठीक नीचे राकेश ने साइकिल की घंटी बजाई, मानो उसने गुप्त भाषा में किसी से कोई बात कही हो। लेकिन इस गुप्त भाषा का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर लगातार 3 बार घंटी बजी, लेकिन इस बार भी जवाबी कार्रवाई शून्य रही। बार-बार घंटी बजाने के बाद भी जब कहीं कोई असर नहीं हुआ, तब राकेश ने घंटी की आवाज़ पर स्पीड दोनों में वृद्धि कर दी और कई मिनट लगातार तक लय में बजाया, मानो सत्यनारायण भगवान की कृपा अब शुरू होने वाली है। लेकिन इस लयात्मक कथा का ना किसी देवता पर असर हुआ, ना किसी जानवर पर और ना ही किसी पेड़-पौधों पर। अचानक राकेश का धैर्य टूट गया और वो पूरे जोर से चिल्लाया, मंटुआ रे, मंटुआ रे! अरे उठ रे, पिंकिया गई, स्कूल चलना है कि नहीं? 9 बज गया रे बेहुदा, आज तुमको मनोहर मास्टर बुलाए हैं। लेकिन ये क्या, इस पुकार पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। राकेश का सारा धैर्य टूट गया। उसने मान लिया कि सोते हुए आदमी को उठाना बहुत आसान काम है, लेकिन सोने का नाटक करने वाले को उठाना वाकई कठिन काम है। अगर भगवान इस लौंडे को हमेशा के लिए उठा देते तो आज अच्छा रहता। उसकी झल्लाहट बढ़ने लगी। उसने साइकिल को दीवार के सहारे खड़ा किया और छत पर जाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाने लगा। लेकिन जैसे ही सीढ़ी पर उसका पहला कदम पड़ा कि सामने से आ रही एक तेज आवाज ने उसके कदम ठिठक गए। अरे राकेशवा, रुक! जानते नहीं कि ये लाट साहब 10 बजे तक सोते हैं?
तुमसे कुछ छिपा है कि अगर चिल्ला रहे हो, अपना काम देखो। इसको जो पढ़ना है, ये पढ़ चुका है। हम इसका भविष्य जान गए हैं। ये रात भर फिल्मी गाना सुनेगा, 10 बजे सुबह उठेगा, फिर एक थरिया खाकर बबरी झाड़कर रेडियो लेकर सर्दियों में नाव चलाएगा। अरे ददरी मेला में बैल बेचकर इसके लिए साइकिल खरीदे की पढ़ाई कर, एक दिन आदमी बन जाएगा। लेकिन इस बैल ने सारा पैसा माटी में मिला दिया। अब तो हम कान पकड़ लिया है। सारा सिनेमा का कैसेट तोड़कर सर्जियो में नहीं बहा दिए तो हमारो नाम रामेश्वरम नहीं। इस डांट के बाद सीढ़ी चढ़ रहे राकेश के पैर सुन्न हो गए। वे यंत्रवत खड़ा हो गया, मानो चाहकर भी पैर आगे न बढ़ रहे हों। उसने नजरें नीची कर ली और पीठ पर झोला झाड़ने लगा। तब तक फिर से आवाज आई, सुन राकेशवा, तुमको फिर समझा रहे हैं। इसके पीछे अपना जीवन बर्बाद मत कर। पूरब टोला से लेकर पश्चिम टोला और पश्चिम टोला से लेकर दक्षिण टोला तक लड़का है जो 10 बजे तक सोता है। इसी के साथ पढ़े जोगिंदर चौधरी के लड़के बीटेक की तैयारी कर रहे हैं और इस ससुरा 3 साल से इंटर फेल हो रहे हैं। तुमको भी फेल होना है। इस प्रश्न के बाद तो राकेश को मानो सांप सूख गया। उसकी बोलती बंद हो गई। अचानक से एक लड़की की ये आवाज आई, बाबूजी, वो बीटेक्स नहीं, बीटेक होता है। बीटेक्स तो मलहम होता है। इतना सुनकर बाबूजी भड़क गए। तुम चुप रहो, ज़्यादा अकेला फूआ ना बनो। जाकर मेरा कुर्ता लाओ। इस बात के बाद लड़की चुप हो गई। सीढ़ी पर खड़ा राकेश भी सहम गया। इधर चूल्हे पर लड़की की माँ रमावती खाना बना रही है और थाली में खाना परोसती जा रही है। तेज आवाज में बोलने वाले रामेश्वरम को आज कचहरी जाना है, लेकिन मंटू के कारण गुस्सा है, जो जाने का नाम नहीं ले रहा है। अचानक रमावती की तरफ देखते हुए रामेश्वरम बोले, देख ले राजा बाबू, राम राम के बेरा मूड खराब हो गया। बैठकर रोटी बेल हो गया। कचहरी और खोज लिए दामाद। चूल्हे पर रोटी बना रही रामावती ने चूल्हा फूकना छोड़कर हाथ झाड़ा और बड़े प्रेम से बोली, जाने दो, बच्चा तो है अभी। इस उम्र में सबका यही हाल होता है। बड़ा हो जाएगा तो समझदार हो जाएगा ना। हाँ हाँ, यही कहकर तो तुमने इसको बिगाड़ दिया। बिया हो गया होता तो इसके बच्चे अब तक स्कूल जा रहे होते। इसकी उम्र में हम 4 भैंस रखते थे। बाबूजी अकेले थे। हम ही दियारा में चारा काट कर कबार पर लाते थे, तो फिर काटते थे, तब भैंस खिलाकर पैदल पढ़ने जाते थे। आज ना भोजन झट से मिल रहा है तो नवाबी चढ़ी है राजा साहब को। रमोती चुप रही। माहौल में एकदम मुर्दा शांति छा गई। राकेश यंत्रवत सर झुकाए हाथों से सीढ़ी की रेलिंग को साइकिल की चाबी से कुचलते हुए इस सब बातों को सुनता रहा, मानो किसी मूक आदेश का इंतजार कर रहा है। आदेश मिलते ही वो दौड़ता हुआ ऊपर मंटू के कमरे में चला जाए। रामेश्वरम की चुभती बातों ने ना जाने, लेकिन एक क्या रामेश्वरम के बिना ब्रेक लिए बोले ही जा रहे हैं। रामावती की राकेश का चेहरा देख दया आ गया। स्नेह से देखते हुए और बात बदलते हुए पूछा, और बता राकेश, माई कैसी है तुम्हारी? राकेश ने लाचार दृष्टि बनाई और रामेश्वरम की गुस्सैल आंखों से नजरें बचाकर कहा, एकदम ठीक है मौसी, गठिया ठीक हुआ है, पहले से ठीक है मौसी। कल ही बलिया अस्पताल से दवाई लेकर लौटी है। डॉक्टर ने कहा कि हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन चलने फिरने भर की हो जाएगी। इस जवाब के बाद खाना खा रहे में रामेश्वरम की आवाज़ फिर तेज हो गई। सीढ़ी पर खड़े राकेश की तरफ देखा और बोलने लगे, ए राधेश्याम का बेटा, पढ़ो लिखो नालायक, वरना अपने बाप की तरह चाँदपुर घाट पर नाव चलानी पड़ेगी और माई किसी दिन गठिया से मर जाएगी। लीजिए हुआ बवाल। रामावती को रामेश्वरम की इस बात पर इतना गुस्सा
आ गया कि चिमटा फेंक कर और रोटी सेकना छोड़कर गरजने लगी। ए अपशगुन मुंह से निकालते हुए लाज नहीं लगा? ज़्यादा गर्मी चढ़ गई है। सुबह सुबह कौन सा पढ़कर हाई कोर्ट में जजी कर रहे हो? ईंट भट्ठा की मुनामी ही तो कर रहे हो। बाप गोबर पाथते हुए मर गए, तुम ईंटा पाथ कर मर जा रहे हो। अब एक शब्द बोले ये तो बता देंगे। लीजिए। एक झटके में रामोती इस मिसाइल के आगे रामेश्वरम ध्वस्त हो गए। आंगन का माहौल एकदम शांत हो गया, मानो बंदूक से लेकर लड़ रहे किसी बड़े बंदूकबाज को किसी गुलेल वाले ने चित कर दिया हो। रामेश्वर खाना छोड़कर उठ गए और ठीक है, हम तो चुप ही रहेंगे। अब जा रहे हैं, जिसको जो मन में करना है करे। घर रहने लायक है। सब अपने मन के राजा हैं, हो गए हैं। जहाँ एक से अधिक लोग मालिक हो जाएं, वो घर भी कभी घर नहीं रहता है। राकेश अभी भी खड़ा रहा। वो निरुद्देश्य आसमान में ताकता रहा। रामावती ने रोटी तवे पर रखकर उसकी तरफ प्यार से देखा और भरपूर स्नेह भरी नज़रों से दुलारते हुए कहा, जाओ बेटा राकेश, मंटू को उठा दो। जाओ, उनकी बात पर ध्यान मत दिया करो, ये तो ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं। तब तक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है? मुनीम जी, ए रामेश्वरम जी। आ रहे हैं, बैठिए। रामेश्वरम ने उत्तर में आवाज़ लगाई और आंगन में गड़े हैंडपंप पर हाथ धोते हुए कहा, ए गुड़िया, ठाकुर को पानी पिलाओ, लग रहा है कहीं दूर से कोई समाचार आया है। गुड़िया मीठा पानी लेने चली गई। रामेश्वरम गमछा कंधे पर रखे और दलान में चले गए। इधर सीढ़ी पर खड़े राकेश के जान में जान आ गई। एक ठंडी सांस लेकर सीढ़ी चढ़ता गया और सोचता गया कि हे भगवान, जान बची तो लाखों पायो, इस मंटुआ कमीने को तो आज छोड़ना नहीं है। इसी ख्याल में कमरे में घुसते ही उसने सबसे पहले मंटू की रजाई खींची, फिर बेड शीट हटाया, तकिया फेंक दिया और मंटू की पीठ पर जोर का मुक्का जमाते हुए कहा, अरे कमीना, 4 लाठी देंगे अभी, 1 मिनट में सारी आशिकी भीतर घुस जाएगी, फिर सोते रहना 13 बजे तक। पता है आज मौसा कितना बोले हैं हमको, बंदूक होता तो आज तक सारा चाँदपुर दियारा धुआं धुआं हो गया होता। लेकिन ये क्या, इन बातों का मंटू के ऊपर कोई खास असर नहीं हुआ। बस इतना ही हुआ कि उसने हाथ पैर मोड़कर एक कुंभकर्ण जमाई ली और फिर आंखें बंद करके सो गया। ये देखकर राकेश का बचा खुचा धैर्य भी टूटने लगा। वो याचना की मुद्रा में आ गया। अरे मंटुआ, उठ भाई, बक यार, सोने दे। काहे नहीं उठ रहे हो? 9:30 बज रहे हैं, स्कूल नहीं चलना है क्या? नहीं जाना। गुस्से में राकेश ने रजाई फेंक दी। मत जाओ साले, पिंकिया जा रही है, आज परीक्षा का डेट आने वाला है, सोचा कि बता दे तुमसे, लेकिन आज हम कान पकड़ रहे हैं। आज के बाद पिंकिया जाए या पूनमी जाए, क्लास चले या बंद रहे, हम अब तुमको कभी जगाने नहीं आएंगे, ना किसी तुम्हारे घर आएंगे, कसम खा रहे हैं। राकेश इतना कहकर अलमारी में रखे कैसेटों का औचक निरीक्षण करने लगा। अचानक कमरे में लगे 2-4 पोस्टरों को देखकर उसने मिजाज में नरमी आ गई। ठीक है, सो जाओ, हम ई मोहब्बत वाला लेकर जा रहे हैं, धड़कन का तुम हमारा लिए हो, याद रखना। एक मेरा बेवफा सनम वाला प्रदीपवा लेकर चला गया है, कह रहा था कि सुखरिया की साली का सुनाना है। साली ने उसका दिल तोड़ दिया। साला अपना दिल और मेरे कैसेट का रील दोनों तोड़वा लिया है। मिल जाए तो उसकी भी आस के भीतर घुसानी है। इतना कहकर राकेश कमरे से निकलने लगा, मानो अब भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फ़ायदा। जाते जाते थक हार कर एक रामबाण दवाई का प्रयोग कर दिया। सो बेटा सो, पिंकिया आज ददरी मेला वाला पियरका सूटवा पहनकर जा रही है। ये सुनते ही मंटू में एक ऐसा दृश्य शक्ति का विस्फोट हुआ जिसका जिक्र प्रेम के किसी शास्त्र में नहीं किया गया। उसकी आंखें खुल गई, खोई हुई चेतना वापस आ गई, मानो प्यासे जेठ को सावन ने आवाज़ दे दी हो। उसने अपने बिखरे बालों को ठीक किया और एक दिलकश जमाई लेकर बड़े प्रेम से
राकेश की तरफ देखकर बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, सही में पिंकिया जा रही है? नहीं नहीं, कहाँ जा रही है? वो तो हम झूठ बोलते हैं कि प्रैक्टिस करने आए थे ना। मंटू इस व्यंग्य बाण से चुप हो गया। राकेश ने मफलर संभालते हुए प्रेम से कहा, यार अपने मौसा को समझाते क्यों नहीं हो? साला बोलने लगते हैं तो झंझा मेले की तरह रुकने का नाम नहीं लेते। मंटू ने राकेश की शिकायतों को नज़रअंदाज करके एक जोर की अंगड़ाई ली और तकिया गोद में भर के राकेश की तरफ देखने लगा। अरे यार राकेश, मौसा को गोली मारो। पता है हम साला बड़ा खतरनाक सपना देख रहे थे। यार जानते हो, देख रहे थे कि मेरी साइकिल पिंकी की साइकिल से टकरा गई और हम दोनों सरसों के खेत में गिर गए हैं। रे चिरकुट आदमी, ज़्यादा शाहरुख खान मत बनो। पहले साइकिल का पंचर तो बनवा लो, तब से साइकिल ना लड़ाओगे। राकेश की इस शिकायत का मंटू पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने बाहों को हवा में फैलाकर जम्हाई ली और फिर पूछा, ए राकेश, सही में पिंकिया जा रही है कि दीपावली की तरह मुझसे आज भी मजाक कर रहे हो? राकेश को गुस्सा आ गया। ठीक है, हम मजाक कर रहे हैं, तुम सो जाओ आराम से, हम जा रहे हैं। राकेश की इस बात के बाद मंटू की मनोदशा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अरे तब 5 मिनट रुक मेरे भाई, 5 मिनट, बस 5 मिनट। मंटू ने झट से याचना की मुद्रा बना ली। राकेश तटस्थ भाव से खड़ा रह गया। भाई ने बस 5 मिनट। मंटू ने फिर यही याचना दोहराई। राकेश कपार पर हाथ रख के खटिया पर बैठ गया। चंद सेकंड के अंदर मंटू देह तोड़ता, आईने में बालों को ठीक करता, एक फिल्मी सीटी बजाया और 4-5 खूब गहरी सांसें लेकर घड़ी में देखा कि सुबह के 9:20 हो रहे हैं। लैंप के द्वारा केमिस्ट्री की किताब में रासायनिक परिवर्तन हो गया है। उसने लैंप को मेज के नीचे रख दिया और सीधे लोटा लेकर नीचे भागा। 5 मिनट के भीतर जैसे तैसे मुंह धोकर मंत्र स्नान करके कपड़ा पहनकर फटाफट स्कूल बैग लिए कमरे में लगी प्रियंका चोपड़ा के बेहतरीन अंदाज का दर्शन कर मन ही मन आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का पाठ किया और मन ही मन मान लिया कि भले अभी आग नहीं, पानी नहीं, प्रियंका चोपड़ा नहीं, लेकिन वो अक्षय कुमार से जरा भी कम नहीं है, इसलिए उसे जूते और घड़ी भी पहन लेने चाहिए। उसने महीने से बंद पड़ी अपनी कलाई घड़ी की ओर हिकारत की निगाह से देखा और घड़ी बंद होने के बावजूद खुद को समय का पाबंद महसूस करते हुए बिना बाल झाड़े जूता झाड़ने लगा। मंटू की मासूम आंखों में चमक बिखर गई। क्लास में बगल वाली डेस्क पर बैठी पिंकी के चित्र उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसने खिड़की से झांकते सूरज को देखकर प्रणाम की मुद्रा बनाई और मन ही मन धन्यवाद देने लगा कि हे सूरज भगवान, आज आप 10 दिन बाद क्या निकले चांदपुर की चंदा भी निकल आई हैं। मन पुरैन की पात पर गिर रहे पानी जैसा छलकने लगा कि अचानक इस धन्यवाद कार्यक्रम में ब्रेक लग गया। नीचे से तेज आवाज आई, टिफिन ले जा ये बबुआ, मौसी भूख नहीं है। अरे नालायक, खा के तो जा। अरे आकर खा लेंगे मौसी, अभी तो क्लास शुरू हो रही होगी। इस बात पर फिल्म दीवाना का कैसेट उलट पलट रहे राकेश के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान तैर गई, मानो मन ही मन कर रहा हो, कौन सी क्लास जा रहे हो बेटा, हमको सब पता है। मंटू ने जूता पहनते हुए राकेश से पूछा, आज संस्कृत वाले सर आएंगे? नहीं रे, तिवारी जी सब जब से इंग्लिश मीडियम वाली लड़की से बिया किए हैं तब से उनका भी सारा रूप और लकार खराब हो गया है। और इतिहास वाले? इतिहास क्या चलेगा रे, मास्टर साहब खुद चलने लायक नहीं है। जिस दिन होमो सैपियंस के बारे में बताकर घर जा रहे थे उसी दिन एटीएम बाद पर उनको एक बंदर काट लिया। इस बात पर मंटू के मुंह से स्वाभाविक रूप से हंसी निकल आई। शर्ट की बटन बंद करते हुए बोला, तुम बहुत हरामी हो रे राकेशवा, क्या मनोहर मास्टर भी नहीं आएंगे?
आएंगे यार, वो नहीं आएंगे तो कौन आएगा, चलो तो पहले। बस बस भाई 1 मिनट। मंटू बड़ी तमन्यता के साथ अपने देसी झोले में काव्य संकलन गद्य संकलन के बीच में 2-4 इंटर की गाइड और 1-2 ऐसी किताबें रखकर सीधी उकरने लगा जैसे क्लास में खाली घंटियों में पढ़ने का चलन अब अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहा था। आंगन में उतरने उतरते ही उसने मुंह गोल करके सीटी बजाई और गुनगुनाने लगा, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। गाने लगा। गाने को अनसुना कर सामने खड़ी रामवती ने टोका, सुनो मंटू। क्या मौसी? बेटा अब तो समय से उठ जाया करो, कब तक मौसा को हम मनाते रहेंगे। आज बहुत नाराज थे, राकेश से पूछो, तुम्हारे चक्कर में कितना सुनना पड़ता है मुझे। आज ये भी सुन लिया, पता नहीं बेचारा मन में क्या सोच रहा होगा। राकेश ने आंख झुकाकर धीरे से कहा, कोई बात नहीं मौसी, इस गधे के लिए तो हम किसी की दुलती भी सह लेंगे। मंटू ने हंसते हुए मौसी को गले लगा लिया, मानो ये अपनी गलती छिपाने की कोई पुरानी तरकीब हो। मानो मन ही मन कह रहा हो कि ओ मेरी मौसी, तुम हो तो क्या फिक्र, तुम हो तो हम इस मौसा को भी देख लेंगे। देखते ही देखते मौसी की आंखों में वात्सल्य का समंदर उमड़ पड़ा। मंटू ने कसकर अकवारी में पकड़ लिया। एक झटके में रामवती मातृ प्रेम की प्रांजल मूर्ति में तब्दील हो गई। मंटू 6 महीने का कोमल शिशु बन गया। उसके गहरी आंखों में ठहरा प्रेम झलक कर पूछने लगा, क्यों सहती हो मेरे लिए किसी की बात, कहाँ से लाती हो इतनी ममता, इतनी करुणा और इतना धैर्य। एक झटके में आंगन का दृश्य बदल गया। और भला क्यों न बदले। कहते हैं यही मंटू जब 16 महीने का था तब इसकी माँ विमलावती को मलेरिया पकड़ लिया था और रामवती तब बीमार बहन को देखने उसके गांव रघुनाथपुर सिवान गई थी। अस्पताल के सभी डॉक्टरों ने हाथ जोड़ लिया। बाप के पास पटना बनारस से ले जाने की औकात नहीं थी। तब होता माँ चल बसी। 2 साल के नन्हे मंटू को रोता देखकर सबका कलेजा फटने लगा। बाप शराबी था, कौन संभालता बच्चे को। बहन की लाश पकड़ के रो रही रामवती ने छाती से मंटू को लगा लिया और अपने साथ लेकर चांदपुर आ गई। आज इस घटना के 17 साल से ऊपर हो गए। ना जाने कितनी बार चांदपुर में बाढ़ आई और चली गई, लेकिन मौसी की दुलार और स्नेह की बाढ़ में आज मंटू भूल गया कि चांदपुर उसका गांव नहीं, ये मौसी उसकी माँ नहीं, ये गुड़िया उसकी बहन नहीं, ये रामेश्वरम उसके पापा नहीं हैं। आज चांदपुर के खेत खलियान भी जानते हैं कि यही चांदपुर मंटू का गांव है। सरयू के कछार पर चलती डेंगी को भी पता है यही पूरब टोला के रामेश्वरम मुनीम का घर मंटू का अपना घर है। यही मौसी रामावती का उसकी माँ है, जिसको गांव भर के लड़के चाची काकी बड़की माई की जगह मौसी ही कहते हैं। आज मंटू अच्छी तरह से जानता है कि रामेश्वरम के झुंझलाहट बिल्कुल जायज है। पिछले साल की बाढ़ में जब चांदपुर डूबने लगा था तो तभी रामावती को डेंगू पकड़ लिया था। कौन इतना दूर डॉक्टर को दिखाने जाता। ओझा और सोखा के भरोसे होने वाली दवाई से रामावती मरने के कगार पर पहुंच गई। हालत जब ज़्यादा खराब हुई तो बलिया सदर अस्पताल के डॉक्टर ने हाथ जोड़ के बनारस रेफर कर दिया। पैसे तो थे नहीं। रेवती ईंट भट्टे पर मुनीमी करने वाले इसी रामेश्वरम ने 4 कट्ठा खेत रेहन रख कर रामावती का इलाज करवाया। रामावती तो तेज जैसे तैसे बीमारी से ठीक हो गई, लेकिन घर की आर्थिक हालत बीमार हो गई। अब रामावती के जीवन का भी क्या भरोसा है। यही कारण है कि आजकल घर में गुड़िया की शादी की बात चल रही है। रामेश्वरम सोच रहे हैं कि भले कुछ खेत बिक जाए, लेकिन आंखों के सामने दामाद उतार लें। लेकिन मामला हर जगह दहेज पर अटक जा रहा है, जिसके कारण रामावती और रामेश्वरम दिन रात चिंता में डूबे रहते हैं। इधर दिन भर किसी चिड़िया जैसी चहचहाने वाली गुड़िया ने भी अब बाहर आना जाना बंद कर दिया है। गांव की सखियां कहती हैं कि
कभी बाहर भी निकल लिया करो। लेकिन गुड़िया पिंजड़े में रखे किसी मौनी चिड़िया सी चुप लगाए रहती है। इसके बावजूद रामावती ने कभी अपना ये दर्द चिंता मंटू के सामने जाहिर नहीं किया, ना ही आज तक किसी चीज की कमी महसूस होने दी। मंटू ने जो भी कहा मौसी ने झट से हाजिर कर दिया। रामावती मंटू के कुर्ते की कॉलर ठीक करते हुए बोली, बाल तो झाड़ ले ठीक से। मौसी के प्रति मंटू का प्रेम देखकर राकेश से रहा ना गया। उसने पिन मारते हुए कहा, ए मंटू, मौसा को भी गले लगा लो एक बार। मौसी हंस पड़ी। गुड़िया ने हंसी छिपाते हुए कहा, वो तो इसका सारा भूत भगा देंगे। राकेश और मंटू हंसते हुए घर के जाननी दरवाजे से बाहर आ गए ताकि मौसा से नजरें ना मिले। हुआ भी यही। मंटू के जाते ही रमेश्वरम आंगन में आ गए और आते ही कहा, ए गुड़िया, उस पार से न्योता है, 9 फरवरी को तिलक है, 14 को ब्याह है, माई से कह दो। और सुनो, मेरा कुर्ता लाओ, 9 बजिया तो छूट गई। अब जीप या ऑटो या टेम्पो का सहारा है। मंटुआ उठा कि नहीं? स्कूल चला गया बाबूजी, गुड़िया ने धीरे से बताया। रामेश्वर चुप रहे। उधर रामावती हाथ में कचहरी के कागज लिए बक्से की चाबी को कमरे में खोजते हुए आंगन में आकर बोलने लगी, ठाकुर से कहे होते कि ब्याह लायक कोई लड़का बताइए। उस पार भी तो अच्छे लड़के हैं ना। बेटी है तो दहेज तो हर जगह देना ही है, इस पार से चाहे उस पार दे। रामेश्वर इस बात पर चुप रहे। आंगन बुहारते हुए रामावती ने फिर कहा, अच्छा, सुरेमनपुर वाले लड़के का क्या हुआ? क्या कह रहे थे मदन बाबू? क्या रहे थे? 3 लाख और एक गाड़ी, पूरा गहना, टीवी, फ्रिज, कूलर सब मांग रहे हैं। लड़का विकास भवन में चपरासी है। हीरो होंडा गाड़ी 6 में ही चाहिए। कहाँ से दें? रमेश्वरम ने कुर्ते की बाँह को चढ़ाते हुए कहा। रामावती का चेहरा उदास हो गया। मुंह क्यों बन गया? बोलो। वो तो सरकारी नौकरी में है। आजकल 8वीं पास लड़के भी BA की हुई लड़की खोज रहे हैं। जिनके दरवाजे पर एक खटिया तक नहीं है, वो भी दहेज में डबल बेड का पलंग खोज रहा है। जिसके यहाँ साइकिल का पंचर 1 हफ्ते बाद बनता हो, वो भी कह रहा हो, हम तिलक में भी होंडा गाड़ी लेंगे। समझ में आया कुछ? गुड़िया वहाँ से हट गई। हमेशा की तरह जब ब्याह की बातें होती हैं, बाबूजी की ये सब बातें उसके कानों में पत्थर के तीर की तरह चुभती हैं। एक अनजान अपराध बोध उसकी सांसें तेज कर देता है। रामेश्वरम गमछा, शाल और झोला लिए घर से निकल गए। दरवाजे पर खूंट पर बंधी बछिया गुड़िया की तरफ देखकर बोलने लगी। घर का पोसुआ कुत्ता मोती उसके आगे आकर पूँछ हिलाने लगा। तब तक घड़ी 9:45 बजा चुकी थी। सूरज की किरणें अब आंगन तक आने लगी थी। आंगन की नीम पर बैठी चिड़िया ने फुदकना बंद कर दिया था। बगल के किसी घर में रेडियो से आवाज आ रही थी, जब तक पूरे ना हो 7 फेरे, तब तक बवनी नहीं बबुआ की।